भारत की बात। हमारा प्यारा भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महान अवसर पर हम अपने दर्शकों को शौर्य चक्र विजेता पैरा कमांडो मधुसूदन सुरवे की वीरता के अनुभव उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। अच्छा, इसको मैं इधर से काट दिया इसे खुखरी से उसको अलग कर दिया। ये इधर से ये इधर तक पूरा ये हड्डी नहीं डालते, ये हड्डी नहीं है, उसके पे रॉड है। अच्छा, और ये एक पेट की ओर है, इसमें ये पूरी आंतड़ियाँ निकल गई और उसमें अभी आर्टिफिशियल डाले। ये व्यक्ति जो अपना कटा पैर और शरीर के जख्म दिखा रहे थे, इनका नाम मधुसूदन सुरवे है। इन्होंने अपने शरीर का अभिन्न अंग यह पैर अपने देश की सुरक्षा पर कुर्बान किया है। लगभग 1 दर्जन गोलियां शरीर पर खाकर भी मधुसूदन सुरवे का शौर्य कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि इस शरीर में 4 पीढ़ियों से देश की रक्षा करने वाले सैनिक परिवार का खून है। शहीदों के बारे में हम सिर्फ सुनते आए हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़े बड़े किस्से इतिहास की किताबों में, लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसा जवान है जो शौर्य चक्र और गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, मधुसूदन सुरवे, जिन्होंने करगिल और म्यांमार जैसे अति दुर्गम युद्धों को अपनी जान की बाजी लगाकर देश की झोली में जीत के तौर पर डाला। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं मधुसूदन सुरवे जी का एक इंटरव्यू कर रहा हूं। सुरवे साहब, भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले आप अपने इंटरव्यू की शुरुआत में आप क्या देना चाहेंगे संदेश देशवासियों? देशवासियों को सबसे पहले 75वीं अमृत महोत्सव दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अपना देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। बहुत खुश नसीब है हम कि हमारे वीर जवानों ने और वीर सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपनी प्राणों की आहुति दी, और आज हमारा देश पारतंत्र से मुक्त होकर आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हो। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, एक तो ये आपके पूरी एक अलमारी है, आपके पुरस्कारों से पूरी भरी हुई है, लदी हुई है। जैसे किसी एक आम के पेड़ पर फल होते हैं ना, ये वैसे ही ये आपकी तपस्या के फल हैं। लेकिन ये आपकी गोद में जो है, इसके बारे में बताइए। सर, ये कल ही हमें नेवल कमांड के कमांडर ने INS ठाणे ने हमें कल इसमें जब हम गए थे वहाँ पे हमें सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमें अपने देश के जवान और इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स हमें अभी तक भूली नहीं है, और आज हम ये गर्व महसूस करते हैं कि हमें आज भी आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सर, अब शुरुआत करते हैं कि आपका जो सबसे पहला वीरता का जो एक परिचय होता है, एक सैनिक की वीरता का जो परिचय होता है, वो आपने दिया था करगिल में। जी सर। तो करगिल के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए, आपका क्या अनुभव रहा? सर, करगिल की जो लड़ाई लड़ी है वो 99 में लगी थी, और 3 मई से वो शुरू हुई और 26 जुलाई में वो समाप्त हुई। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज की ये नई पीढ़ी समझो, उनको हमारे इतिहास के बारे में नहीं मालूम। उनको नहीं बताया जाता है कि हमारा इतिहास में किन किन जवानों ने शहादत दी है। हमारे 21 परमवीर चक्र है, उसके अंदर अभी 3 जो है हमारे जिंदे हैं,
और बाकी सबको मरणोपरांत या शहादत देने के बाद उनको परमवीर चक्र मिले हुए हैं। लेकिन अभी आज अगर देश को पूछा जाए तो ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे देश के परमवीर मतलब सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो जवान हैं वो कौन हैं। तो ये देश का हमारा दुर्भाग्य है। हमारे देश को ये बताना पड़ेगा कि हमारा इतिहास क्या है। आज मोदी जी ने हमें 75 की वर्षगांठ से पहले हमें एक आज़ादी दी थी कि जो भी मिलिटेंट दिखता है उधर ही उसको गोली मारो। उससे पहले हमें ये आज़ादी नहीं थी। लेकिन आज हम बहुत खुश है, जो भी फौजी है, जो भी डिफेंस में है, वो हम खुश है कि हमारी आज़ादी हमको मिल गई। जब एक सैनिक हाथ में बंदूक लेके खड़ा होता है और जब चुप रहेगा, उधर से पीछे से कोई मिलिटेंट या कोई उग्रवादी संगठन लोकल आएगा और पत्थर मार के जाएंगे और हम हाथ बन के खड़े रहेंगे, तो ये हमारे वर्दी के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन आज हम एक सही मायने में हम आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि हमको आज़ादी बंदूक की है। अगर बंदूक हाथ में है तो गोली मारने की आज़ादी हमें है। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइए, करगिल का वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल, वो एक तरीके से चैलेंजिंग बहुत था वो वॉर जो थी, है ना, उसमें ऐसा क्या चैलेंज था? सर हमें ये चैलेंज था कि दुश्मन टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसी ऊंची पहाड़ियों में बैठे हुए हैं और ऊपर से वो हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। मौसम बहुत ख़राब है, बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ है और दुश्मन ने पहले से ही कब्जा करके उधर बैठे हुए हैं। और हमने जब उनको हमारे इलाके को वापस लेना चाहा तो उन्होंने वहाँ से फायर किया। और हमारा NH1 जो श्रीनगर से लेकर लेह तक जाता है, वो जो हाईवे, उसको उन्होंने कट अप करने की कोशिश की, उसको तोड़ के, मतलब ऊपर लेह में जितने भी रसद जो पहुंचते हैं हमारी, उनको उन्होंने कट करने की कोशिश की। उसका रास्ता उधर से तोड़ देंगे तो हाँ, खंडित करने की कोशिश की, क्योंकि अगर उधर उनकी अगर हमारी जो राशन या बाकी के सब कुछ जो ऊपर तक नहीं पहुंचेगा तो ये आदमी ऐसे ही मर जाएंगे। ये उनका इरादा था और उस इरादे को हमने नष्ट कर दिया और हमने अपना तिरंगा कारगिल में टाइगर हिल और तोलोलिंग के ऊपर फहराया। और तोलोलिंग के ऊपर जो हमने पराक्रम हासिल किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जब फायर किया, गोला बारूद से ऊपर से बमबारी की, आर्टिलरी फायर से, हैवी आर्टिलरी फायर, वही बोल रहा हूँ कि तोप खाने से फायर किया। और वहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 563 जवान जो है हमारे उस युद्ध में घायल हुए हैं। 563। अच्छा। और उन जवानों को हमने ऐसे ही नहीं छोड़ा है, उन्होंने बैटल कैजुअल्टी करके हमने फिर उनको ऑपरेशंस करके उनको ठीक ठाक करके आज वो अपने सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया तो हमारे ऊपर बदले की भावना आ गई कि हमारे जवानों को, हमारे साथियों को जब उन्होंने मारा तो हमने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को बोला कि हमको वो आज़ादी दो कि हम अंदर घुस के मारेंगे उनको। तो हमको उन्होंने बता दिया कि आप अंदर घुस के, क्योंकि वो घुसने का तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि वो इलाका हमारा था। उन्होंने हमारे इलाके के ऊपर कब्जा जमाया था। लेकिन कन्वेंशन ऑर्डर उनका ये होता है कि आप किसी के देश के बॉर्डर पार करके नहीं जा सकते। तो हमको वो उसका थोड़ा सा हमको व्यत्यय आ गया उसके बीच में। लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि आप अंदर घुसो और उनको मारो। तो फिर हम वही किया जो करना चाहिए एक जवान को। हम अंदर घुसे और उनको मार के उनको खदेड़ दिया और उनके बहुत सारे जवानों को हमने काट के उरी के इलाके में भेज दिया। अच्छा, मतलब उनकी भाजी की तरह। बिल्कुल उनको जो अभी ये चीज़ें जब समझने वालों को काफ़ी है, क्योंकि ये चीज़ें अभी क्योंकि मीडिया के सामने जब आएगी तो सबको पता चल जाता है। उस टाइम पे हमको ये बताने का मतलब ये नहीं था, नहीं बता सकते थे। लेकिन अभी भी यही है, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें है वो नहीं बता सकते। हाँ, नहीं, हम भी नहीं कहेंगे आपको कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बताने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि आपने जो मतलब धज्जियाँ उड़ा दी, ये तो गर्व के साथ बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये हम छाती ठोक के बोलते हैं कि हमने मारा है उनको। जब हमारे जवान जब शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो उससे 3 गुना हमने उनके
जवानों को हमने उनके जो मिलिटेंट, अभी वो तो ये बोल रहे कि हम सैनिक नहीं है, लेकिन हमने देखा है उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, अच्छा, उनकी वर्दी है, और हमने उनको मारा है, उनको काटा है। जो हैवी आर्टिलरी से अटैक करेगा वो तो डेफिनेटली ट्रेंड सैनिक बिल्कुल। ही होगा और ना। और पोस्ट के ऊपर जो बैठेगा, इतने हाई एल्टीट्यूड पोस्ट के ऊपर बैठेगा, उनका जो टेम्परेचर है उधर का -25 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा। उसके ऊपर कोई ऐसा आम आदमी तो बैठ नहीं बैठ नहीं सकता। जी, और बिल्कुल उनको इक्विपमेंट के साथ वो बैठे हुए, पूरा ड्रेस के साथ बैठे हुए, तो वो मिलिटेंट नहीं थे, वो उनके सैनिक ही थे, और जिनको हमने मार के खदेड़ कर उनको अपने देश में उनकी बॉडियाँ पहुंचा दी। लेकिन उन्होंने हमारी बॉडियाँ, हमारे जवानों की बॉडियाँ जो है, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में हमको वापस करी थी। तो ये बड़ी दुखद बात है। इसी का बदला हमने लिया और उनको हमने वहाँ से खदेड़ दिया। सर एक अभी जब बात जम्मू कश्मीर की और कारगिल की निकली है, 370 धारा वहाँ से हट गई, आपको लगता है कि वहाँ पे इससे शांति होगी और सेना को फ्री हैंड मिलेगा आतंकवाद ख़त्म करने के लिए? बिल्कुल सर, सही सवाल आपने पूछा कि 370 बहुत बड़ी कामयाबी है, नासूर था वो, और बहुत बड़ी कामयाबी है आज की जो सरकार ने हमें दी है। इसलिए हम सरकार के बोलते कि हम उनके गर्व करते हैं उनके ऊपर, निर्णय के ऊपर। ऐसा जो निर्णय लिया है कि हमारा कश्मीर हमको वापस मिल गया, इसलिए हम सरकार के भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा कमी आ गई मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेशन के लिए। जब अंदर आते थे अभी वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। मतलब अभी जब पहले 90% आते थे, अभी आ भी रहे होंगे तभी 10 या 5% में। अच्छा, तो इसलिए हम गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। जी सर, अब आपने म्यांमार में भी एक बहुत सीक्रेट ऑपरेशन सक्सेसफुल निपटाया और उसमें बहुत सारे आतंकवादियों को आपने मतलब जहन्नुम पहुंचाया, यमलोक पहुंचाया, है ना? सर ये बताइए कि उसमें क्या था वो दरअसल? मैं नहीं चाहूँगा कि आप जो गोपनीय जो चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं, सिर्फ उसमें अपनी सैनिक की वीरता के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जी सर, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन हुआ था मणिपुर में, हिफाजत 2, एक्चुअल में अगर आप देख रहे होंगे मेरे छाती की तरफ, तो ये सब जो मेडल्स है वो हमें हर ऑपरेशन के लिए मिले हुए हैं, और जो ऑपरेशन हमने किए हैं उसके ये सब सबूत है। ये पूरी छाती जो है वो मेडल से भरी है, वो सिर्फ ऑपरेशन की सबूत है, और कहाँ कहाँ मैंने ऑपरेशन करे हैं वो आपको ये दर्शाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20 जून 2006 में 2005 में हमें ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड में किया था। उसके बाद हमको ऑपरेशन हिफाजत के लिए भेजा गया और हिफाजत मणिपुर में चला था, और उस ऑपरेशन का लीड करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया। तो मैं मेरा अपना भाग्य समझता हूँ कि मुझे देश का कुछ ऑपरेशन लड़ने के काबिल बनाया और मुझे वहाँ पे नियुक्त किए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। और मैं अपने कुछ साथियों को, गिने चुने साथियों को लेके उस ऑपरेशन के लिए लगातार 6 दिन चलने के बाद वहाँ पर उस टारगेट पे मैं पहुँचा हूँ। 6 दिन तक पैदल चले थे? बिल्कुल सर, 6 दिन लगातार, क्योंकि अगर हम, और वो भी सिर्फ रात को। अच्छा, क्योंकि अगर दिन में हम चलते हैं तो हमारा सरप्राइज लॉस होता है। ऊपर से उड़ने वाले जो पंछी है उससे हमको बच के जाना होता है। जब नीचे से चलने वाले जो जानवर है जैसे कुत्ते हैं या और बाकी के जानवर है, वो हमको देख के भौंकते हैं या कुछ इशारे करके गांव को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अनजान हरकत हो रही है कुछ। अच्छा। तो अगर दिन के ऊपर चलेंगे तो ऊपर से चील या कौवे जो है हमारा सरप्राइज लॉस कर सकते हैं, क्योंकि आदमी जब चलेगा जंगलों में तो ऊपर से उनका आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उससे जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको पता चल जाता है। और बहुत, क्योंकि वो जंगल के राजा है, वो लोग जंगल में रहते हैं और वो जंगल की सब कुछ हरकतें उनको याद होती है। तो थोड़ी सी भी अगर किसी ने अगर पंछी ने भी अगर चिल्लाया, किसी प्रकार का आवाज़ भी आ गया, तो वो होशियार होकर तुरंत अपने ऊपर बंदूकें तान के खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जंगल में पहले से घात लगा के बैठे हैं। तो इसलिए हमको रात को ही ये सफ़र तय करना होता है। और हमने लगातार 6 दिन चलने के बाद हम उस टारगेट पे पहुँचे और देखा तो सुबह 7 बजे बारिश बहुत ज़्यादा थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बादल से पूरा इलाका जो है ब्लैक हो गया था। अच्छा। तो हमने
उधर मेरे पूरे कमांडोज को मैंने अपने अपने स्टेशन मतलब उनको एक एक पेड़ के पीछे आड़ लेके उनको उधर बिठा दिया। अच्छा। और उनको ये बताया कि अगर आपको थोड़ी सी भी हरकत होती है तो आप उनके ऊपर फायर कर सकते हो, अगर लेकिन फायर करने से पहले ये देख लेना कि वो एक्चुअल अपने फायर के रेंज में आ रहा है या नहीं। अच्छा। जब तक आप फायर के रेंज में, क्योंकि अगर हमारा हथियार उधर तक फायर करेगा नहीं और हम ऐसा ही पहले ही सरप्राइज जब लॉस करेंगे तो बाकी सबको पता चल Conscious हो जाएगा, जाएंगे वो, हम लोग अटैक कर सकते अटैक हैं। कर सकते हैं। जी। तो मैंने ये बताने के बाद मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा। एक घर था, वहाँ पे उन्होंने 3 फ्लैग लगे के रखे थे। अच्छा। फ्लैग मतलब ये झंडे लगा के रखे थे, और इसका मतलब था कि उस घर के अंदर 3 कमांडर जो है, हायर कमांडर उनके, वो उधर बैठे हुए थे। आतंकवादियों का कमांडर। बिल्कुल, आतंकवादियों के कमांडर जी। वो वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने फिर मैंने ये सोच लिया कि ये कमांडर जो इनको अगर बर्बाद करेंगे तो जो बाहर का जो कम्युनिकेशन है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि कमांडर अगर ऑर्डर ही नहीं देगा तो बचेगा कौन। ये बाकी के अपने आप वैसे भी भाग जाएंगे या तो मर जाएंगे, उनको हम मार देंगे। तो मैं ये सोच के मैं वापस उनको देखा, उनके अंदर की रेकी की, फिर दोबारा मैं जैसे ही बादल आ गए और बारिश हो गया, मैं बारिश का सहारा लेते लेते क्राउलिंग करके आगे की तरफ अपने मेरे जो आड़ मैंने पकड़ी थी उस पेड़ के पास मैं आ रहा था तब तक ऊपर से एक मिलिटेंट का एक सैनिक जो उनकी ड्रेस डाल के, आतंकवादी अच्छा। आतंकवादी पंचू मतलब अपना रेनकोट पहन के, हाँ। अपना हथियार हाथ में लेके उस घर की तरफ आ रहा था। अच्छा। उनको चेक करने के लिए, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे, तो चेक करने के लिए आया था वो। मैं ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था, बिल्कुल क्राउलिंग के पोजीशन में था, और अंडर ग्रोथ है, घुटने के ऊपर उधर घास है, और ऊपर से बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से वो उसने मुझे देखा नहीं। अच्छा। वो उसके उन्होंने पंचू लगा के रखा था, मतलब रेनकोट डाल के रखा है, तो उसने मुझे आगे पीछे नहीं देखा, वो मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ गया। अच्छा, आपसे कितना दूर था वो? मेरे से एक मतलब 1 फुट की तरफ, अरे! और इतने में उसके मेरे नज़दीक बैठा, मैं उसके नीचे लेटा हुआ हूँ, वो मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ चला गया। चलते ही फिर मैंने ये सोचा कि अगर इसने मुझे गलती से अगर देख भी लिया तो ये मुझे मार देगा और मेरा सरप्राइज लॉस कर देगा। जी। तो मैंने मेरी अपनी खुखरी निकाली अच्छा। और पीछे से जाके उसकी गर्दन काट दी और उसको वहाँ ही सुला दिया। अच्छा। उसका उधर मैंने सबसे पहला किल उसको उधर किया। बोनी उससे की आपने? बिल्कुल, भवानी उससे मैंने भवानी उससे उधर से की। फिर उसको मैं उधर ही छोड़ के पीछे की तरफ आया मेरे अपने पेड़ के पास, और फिर मैंने अपने जवानों को बताया कि आप होशियार हो जाओ, मैं अभी उसके अंदर जाके उस घर में जाके ग्रेनेड डालने वाला हूँ। एक आदमी को मैंने वहाँ पे मार के छोड़ दिया है। अच्छा। अभी जब ग्रेनेड फटेगा उसके बाद आप सभी ने 1 मिनट के लिए उसके घर के ऊपर आप फायर करो। अच्छा। 1 मिनट जब फायर करोगे उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही उनको ब्रीफिंग दे चुका हूँ कि जैसे ही 1 मिनट के बाद फायर हो जाएगा तो पूरी चारों तरफ ये आवाज़ फैलेगा, गूंजते रहेगा, और तब तक कोई ना कोई उनको देखने के लिए आ जाएगा हुआ क्या है एक्चुअल में, और उनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि फायर किया किसने है। जी। अचानक एक ऐसा धमाका हुआ, तो ऐसा ही हुआ। मैं आगे की तरफ गया, वो उनका खाना बनाने का टाइम चल रहा था, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो सर पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद क्या करना था? मैंने उनको बता दिया जैसे ही आप 1 मिनट का फायर करो उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट, और ये हमको सिखलाई है। वैसा ही मैंने वही किया। मैं उधर गया, क्राउलिंग करके वहाँ तक पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने ग्रेनेड उसके अंदर डाले। दोपहर के 12:30 बजे का टाइम था। जब अंदर डाले और मैं वापस अपने पेड़ के पास आया। कितने ग्रेनेड डाले सर? दो ग्रेनेड डाले उसमें। अच्छा। और उसका जो फटने का टाइम जो होता है 36 सेकेंड होते हैं। अच्छा। मतलब आधा मिनट, जी, आधा मिनट होता है उसको फटने के लिए। अच्छा। तो फिर मैंने उसके अंदर डालने के बाद मैं तुरंत अपने जिधर पे मेरा पेड़ था, जिसके पीछे में स्पॉट था, जिसके पीछे में छुपा था, जी। उसके उधर मैं आया और यहाँ से ब्लास्ट हो गया। अच्छा। ब्लास्ट होते ही अंदर के जितने भी जो मिलिटेंट थे, तीनों जो कमांडर थे उसके साथ और भी उनके जो बचे हुए बंदे थे, एक सोफे में बैठे हुए थे वो। अच्छा।
वो वहाँ ही ढेर हो गए। हट कितनी बड़ी हट थी वो उनकी? हट तो अपने एक घर की तरह एक हट होती है। हट मतलब वो उधर झोपड़ी मतलब? झोपड़ी, हाँ। अच्छा और लेकिन अच्छी अच्छी तरह मतलब चारों तरफ से उनको शेप में थी वो। अच्छा। ऊपर से घास से बंद था वो, हम्म, और दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ था उसमें। अच्छा अच्छा। और जैसे ही वो फटा, अंदर के जितने भी थे वो मिलिटेंट या उग्रवादी थे, वो डेड हो गए वहाँ पे। अच्छा फिर मैं अपने साथियों को बोला था जैसे ही फायर फटेगा उस टाइम पे तुरंत आप फायर करो। उन्होंने वही किया। सभी ने 1 मिनट के लिए फायर किया और पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। अंदर के सब जितने भी थे वो मर गए अंदर। उन एक्चुअल में हुआ ये कि बाद में जैसा ही फायर हुआ और 1 मिनट का जो फायर हमने जो बंदों ने फायर किया, उसके बाद आवाज़ पूरे पहाड़ियों में गूंजने लगी। 1 मिनट के बाद पूरा साइलेंट हो गया, आवाज़ गूंजती रही। और वही हुआ जो हमने पहले बोला था कि उनको देखने के लिए कोई ना कोई आएगा। जी और वही एक एक आदमी उधर उनका जो मिलिटेंट है वो देखने के लिए आते रहे कि अच्छा हुआ क्या है एक्चुअल, अच्छा ग्राउंड में क्या चल रहा है ये। तो धुआं सा निकल गया। और जैसे जैसे एक एक आते रहे, हमारे बंदे तो हर पेड़ के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। फील्डिंग लगा रखी थी बिल्कुल तब? पहले से ही हमने उनको अम्बुश लगा था, उसको अम्बुश बोलते हैं फौज की लैंग्वेज में। अच्छा हमने अम्बुश लगा के उनको घात लगा के बिठाया था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लड़ाई का एक युद्ध नीति है जी। कि जब दुश्मन को मारना है तो उसको घात लगा के मारो, हम्म, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ, और हम बिगर नुकसान के हम अपने सेफ इलाके में बैठ सकते हैं। जी। थोड़ी जवानों के साथ आप लड़ाई लड़ सकते हो। यही हमारा, उसको बोलते हैं गनीमी कावा बोलते हैं मराठी में, और यहाँ बोलते हैं कमांडो टैक्टिक्स में उनको हमने मारना है। अच्छा हमने वही किया। 1 मिनट के बाद फायर होने के बाद सब साइलेंट हो गया, वो आते रहे और हम उनको मारते रहे। तब तक हुआ यूँ कि एक मेरे कमांडो को गोली लग गई, और उसने बोला सर मुझे यहाँ पे गोली लगी है और मैं यहाँ पे गिरा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि क्योंकि ऐसे बारिश और की वजह से मुझे ये पता नहीं चला कि एक्चुअल में उसको ये कहाँ पे पहुँचा हुआ है अच्छा और कहाँ पे गिरा है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे एक डबल टैप फायर करके बता, ताकि मैं आपको फायर से निकाल के वापस लेके आऊँ सेफ जगह पे। तो उन्होंने डबल टैप फायर किया। डबल टैप का मतलब है टक टक फायर का आवाज़ आया। अच्छा मैं उस आवाज़ की तरफ मैं गया, और तुरंत मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने सबको वहाँ पे लगा के रखा था उस पेड़ के पास। मैं वहाँ पे गया, उसको उठाया और वापस मेरे पेड़ के पास लेके आ रहा था, अच्छा जहाँ पे मैंने आड़ पकड़ के बैठा था। उधर आया, उधर उसको उठाया। तब तक जो मिलिटेंट ने मेरे दोस्त को जो गोली मारी थी, मेरे साथी को जो गोली मारी थी, उसने वो उधर ही बैठा था, और अच्छा। उसने ये सोचा था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा। और वो उसने वही, जब मैं उधर उसके पास उठाया और वापस लेके आ रहा था, तब तक उसने मेरे ऊपर एक ब्रस्ट किया। ब्रस्ट का मतलब होता है एक AK-47 में 30 गोलियां होती है एक मैगजीन में, जी जो नीचे से लगाते हैं वो उसको बोलते हैं मैगजीन, और उसके अंदर 30 गोलियां होती है। उन्होंने एक ब्रस्ट का मतलब होता है कि लगातार ऑटोमेटिक फायर, अच्छा जो 30 गोलियां अगर दबा के रोकेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपका पूरा मैगजीन खाली हो जाएगा। अच्छा तो उन्होंने एक ब्रस्ट निकाला, और उस ब्रस्ट के ऑटोमेटिक फायर से मेरे लेफ्ट टांग में जो है पैर में 7 गोलियां लगी, अच्छा किस वाले गाँव में? इस वाले पैर में। अच्छा और ये मेरा पैर उधर ही गल गया, मतलब हड्डी पूरी लेके गया वो। उफ और मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या है। मुझे को लगा बारिश हो गई कि उसकी वजह से मेरा पैर स्लिप हुआ होगा। चोट वोट लगी है? हाँ, स्लिप हुआ? अच्छा। पैर स्लिप हो गया। मतलब उस टाइम पे दर्द तो कुछ नहीं हुआ, एक चींटी काटती है ऐसा एक थोड़ा सा ये हुआ, और मेरा पैर वहाँ से निकल गया और मैं पूरा ज़मीन पे टिक गया, अच्छा घुटने के बल ज़मीन पे आया। तो उसने देखा कि ये अभी शायद मर गया होगा, उसके कंधे से उसका जवान भी नीचे गिर गया है। तो वो दोबारा खड़ा हो गया और उसने सेकंड फायर किया। सेकंड फायर किया तो मेरे राइट पैर में 2 गोलियां लगी, अरे और मेरी जो हड्डी थी राइट पैर की, वो टूट के उल्टा हो गया पैर मेरा। इसका तो पूरा हड्डी और चमड़े के साथ निकल के लेके गया, थोड़ा सा बचा हुआ था वो लटक रहा था, अच्छा और इसका हड्डी उल्टा हो गया, और ये भी ब्रेक हो गया पैर, उधर ही क्रैक होके मैं पूरा दोनों घुटनों के ऊपर आ गया। तब तक वो उतने भी खड़ा मतलब उतने ही वो चुप नहीं बैठा, दोबारा वो खड़ा हुआ और उसने और एक
ब्रश निकाला और एक फायर किया उसने, और मेरे पेट में 2 गोलियां लगी। तब तक तो मुझे पता चल गया, पेट में जैसी गोली लगी तो एक लंबी सी हिचकी आई और मेरे पेट में जलन सी शुरू हो गई। अच्छा। जलन होते ही फिर मैंने मुझे पता चल गया कि कुछ मुझे लगा हुआ है। तब तक उसने और एक बार खड़ा हो गया और उसने मेरे ऊपर बंदूक तान के, तब तक तो मेरे सामने आया वो, और आंखों में आंखें डाल के वो फायर करने लगा। उसने बुरी तरीके से मतलब गोली तान के, मतलब एम लेके फायर कर रहा था वो। तब तक मैं मेरा AK-47 जो मेरे जीवन संगिनी है, मैंने उसको उठाया और उसके ऊपर तान के, एक्चुअल में मैंने शिस्त नहीं ली, मतलब उसका एम नहीं लिया। जैसा ही मेरे हाथ में मिली मैंने ट्रिगर प्रेस किया। जितने भी मेरी 19-20 गोलियाँ जो बची हुई थी मैंने उसके ऊपर पूरे मार झोंक दी। जो भी मेरा ट्रिगर जब मेरा अंदर रहा तब तक मैं उसको दबाता रहा। तो क्या हुआ यूँ कि मेरा कुदरत, मतलब नसीब ने मेरे साथ दिया कि मेरी जो बैरल उसी के सामने जाके उसको नीचे से ऊपर तक मैंने फाड़ दिया उसको। अच्छा। वो मेरे आंखों के सामने है, मतलब 10-20 मीटर के ऊपर। तो मैंने उसको वहाँ पे गिरा दिया उधर, और वो लुढ़कते मेरे पास ही आ गया क्योंकि वो हाइट पे था। मेरे पास आते ही फिर मैंने उसको हेड शूट किया। अच्छा। हेड शूट करके फिर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, सर मुझे गोली लगी है और मेरे साथ में दूसरा मेरा कमांडो है उसको भी गोली लगी है। तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, आप डरो मत, मैं आपको तुरंत हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। अच्छा। ये दोपहर के 3:30 बजे की बात है। ये 3:30 बजे हेलीकॉप्टर, 3:30 बजे की मैंने बताया, 4 बजे तक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ गया क्योंकि स्टैंड बाई में रहते हैं ये, और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो मेरा हेलीकॉप्टर उधर आ गया। मौसम ख़राब हो गया। मौसम ख़राब होते ही उन्होंने क्या किया, जो मिलिटेंट ग्रुप था वो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर किया। हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करते ही हेलीकॉप्टर का जो अंदर कमांडर था उन्होंने बोला, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर को एक भी गोली अगर इधर लग गई तो पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इनको आप बचा के रखो, जब मौसम खुलेगा या अर्ली मॉर्निंग सुबह तक हम उनको लेने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, इतने घंटे तक आप इतने वहाँ पे पड़े हैं? पूरी रात। घायल होके? बिल्कुल सर। ओहो। तो फिर मैं क्या किया, फिर मुझे उधर से मेरे बंदों ने फायर से निकाल के सेफ जगह पे लेके आए और मेरे को एक नाले में लेके गए। मेरे बदन के पूरे कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद मेरे पेट की फर्स्ट एड करने के लिए मैंने उनको बोला, तो फिर पेट की जो मैगजीन लगी थी उसको निकाला और बनियन से मेरा पेट का जो आंतड़ियाँ बाहर निकली थी, इंटेस्टाइन बाहर निकले थे, उनको उसने दबा के उसको पेट को उसने रस्सी से बांध लिया। उसके बाद जो है ब्लडिंग ज़्यादा हो रही थी लेफ्ट पैर से, जो क्योंकि वो पैर निकल के लेके गई थी गोलियाँ, और राइट पैर उल्टा होके बढ़ा था, उसको सीधा नहीं किया था। अच्छा। जब उधर से मैं नाले में गया, फिर मैंने साथी को बोला, भाई ये शाम के 7 बजे की बात है, मैंने साथी को बोला, भाई मेरा ये पैर को तू फर्स्ट एड कर ले, उसका ये काट ले उसको और उसको बांध ले ताकि वो ब्लडिंग रुक जाएगी। काट ले मतलब उसको अलग ही कर ले उसको, क्योंकि सिर्फ चमड़ा उसमें लटका हुआ है। अच्छा। बाकी सब कुछ लेके गया, मतलब हड्डी थी मेन, वो निकल के लेके गई गोलियाँ। ओहो। तो उन्होंने बोला, नहीं सर मैं नहीं आपका पैर काट सकता, क्योंकि मैं उनका कमांडर था। बोला, सर मैं ये नहीं मैं कर सकता। तो मैं बोला, ठीक है तू नहीं करता है तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपनी कुकरी निकाली और मेरा पैर मैंने घुटने से अलग कर दिया। ये देखिए, ये सच में भारत का एक सैनिक ही ये कर सकता है, और सैनिक से भी ज़्यादा कमांडो। जो कमांडो का मतलब होता है कि दुश्मन को मौत देने वाला और वक्त पड़े तो अपनी भी जान की बाजी लगा देने वाला। सच में ये दिल दहला देने वाले ये ऐसे अनुभव हैं जो हमें और आपको देश की रक्षा कैसे की जाती है ये सिखाते हैं। आगे तो सर, आपने उस अपने हाथ से उस पाँव को उतना काट दिया जो जुड़ा हुआ था थोड़ा सा? जी सर, मैंने। आपको ऐसा नहीं लगा कि क्या पता अगर डॉक्टर्स हो सकता है कि उसको जोड़ दें या दोबारा कुछ कर सकें? नहीं सर, दर्द तो इतना बढ़ गया था, अगर या तो फिर मैं दर्द के मारे मर जाता, और बोलते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। तो अगर मैं तो ये सोच रहा कि अगर मेरे को जीना है तो कुछ मतलब कोई शरीर का एक अंग तो काटना ही पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने इसको अपने घुटने से अलग कर दिया और फिर उसको बोला कि अभी तो इसके ऊपर फर्स्ट एड कर ले। फिर उन्होंने मुझे फर्स्ट एड करके मेरा ब्लडिंग रोक दिया। फिर राइट पैर के ऊपर आ गए क्योंकि ये पूरा हड्डी टूट के उल्टी हो गई थी। अच्छा। फिर उसने 2 डंडे काटे वहाँ से
लकड़ी के, और रस्सी से उनको सीधा कर दिया। अच्छा, और जैसे वो देसी अपना वो देसी प्लास्टर देसी करते हैं। प्लास्टर बांधते हैं वैसा। अच्छा। उन्होंने सिर्फ दो तरफ दो डंडे बांधे और रस्सी से उनको सीधा कर दिया। और फिर मैं उनको बोला कि मुझे अभी नाले में लेके चलो। फिर मुझे सारी रात नाले में बिठा दिया। और मेरे साथ एक मेरा बंदा था, जो जितने भी कमांडोज थे, 21 कमांडो थे हम, अच्छा। उनके पास हर एक के पास मेडिकल इक्विपमेंट थे और मॉर्फिन था हर एक के पास। अच्छा। सबका उन्होंने मॉर्फिन लेके आए और सारी रात एक एक आधे आधे घंटे के बाद मुझे मॉर्फिन देते रहे। ओहो। सुबह पेन 7 किलर के तौर पे। पेन किलर के, तो इनका दर्द बहुत बढ़ रहा था। इतनी बड़ी इंजरी के बाद और तो। और सुबह 7 बजे तक तो ऐसा हुआ कि मेरा पेट एकदम बड़ा हो गया एकदम, क्योंकि इंटरनल अंदर भर गया। अंदर अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। ओहो। और आँख से और कान से खून आने की नौबत आ गई। ओहो। आँखों से बिल्कुल लाल हो गए, आँखें काली पड़ गई और कान से खून आना शुरू हो गया। शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। और हुआ ये, उसके बाद मुझे ये तो पता था कि मेरे को आवाज़ जो है तो जब आकर किसने पूछ लिया तो मेरे को आवाज़ जब डबल आता था उसमें। अच्छा, मैं कानों में गूंजती थी आवाज़। कानों में आवाज़ गूंजती थी, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने सांस जैसा जैसा लेता रहा तो अंदर की जो गोलियां थी वो बाहर निकली नहीं, वो अंदर ही थी, वो ऊपर हार्ट की तरफ बढ़ती रही। जैसा जैसा लंबा सांस लेता हूँ तो गोली आगे तरफ बढ़ती पेट में रही। जो घुसी पेट थी में गोली। गोली घुसी थी, ओहो। वो ऊपर की तरफ बढ़ती रही। सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर आया और मुझे इम्फाल में वहाँ से लेके गए हम दोनों को। और मेरा सिर्फ उसमें क्या किया कि हेलीकॉप्टर इम्फाल में उतरा, वहाँ से मेरे कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने मुझे पूछा कि सूर्य कैसा है तू? मैं बोला सर मैं बढ़िया हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी अंदर पेट में दर्द हो रहा है, ओहो। तो ये अगर निकल जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला घर में बात करोगे? उनको तो पता था कि अभी ये ज़्यादा देर जीने वाला नहीं है, अच्छा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इतनी इंजरी हुई थी, ब्लड बहुत ज़्यादा गया था, लॉस हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला आप घर में बात करोगे? तो उन्होंने तुरंत अपने उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, वॉकी टॉकी हुआ करती थी और वायरलेस सेट हुआ करते थे। उन्होंने अपने सेट से मुझे बात करवाया घर में। अच्छा। तो मेरे वाइफ को मैंने बताया कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, खेलते खेलते मेरे पैर में थोड़ी सी चोट आई है, अगले 5-6 दिन मैं आपको फ़ोन या कोई लेटर नहीं लिख पाऊँगा। अच्छा, बताइए कि ये मतलब उस वक्त इन्हें ये भरोसा नहीं था कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी घर वालों को बिल्कुल निश्चिंत रखने के लिए इन्होंने ये कहा कि फ़ुटबॉल खेलते वक्त घुटने में चोट आई है, मैं कुछ दिन तक ट्रीटमेंट की वजह से आपसे फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। ये है कि ये मौत को भी एक खेल समझते हैं। यस सर। जी। तो मैंने उनको जब मेरे वाइफ को बताया तो वो बोली आपका आवाज़ तो बिल्कुल, मैं बोला आवाज़ तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को दर्द बहुत हो रहा है, मेरा पैर चोट आई हुई है, मुड़ा हुआ है पैर। फिर मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वहाँ पे मेरे सिर्फ पेट की गोलियाँ निकाली और वहाँ से मुझे रेफ़र कर दिया 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए। अच्छा। वहाँ से 3 घंटे लगते हैं हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी आने के लिए। अच्छा। फिर अगले दिन मैं गुवाहाटी में पहुंचा और गुवाहाटी में जैसे ही पहुंचा तो गुवाहाटी ने भी मुझे पूछा कि आप ठीक हो? मैं बोला सर ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा दर्द हो रहा है पेट में। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, सिर्फ मुझे गोलियां निकाल के मुझे मॉर्फिन दे रखा था। अच्छा। और मतलब मुझे दर्द नहीं महसूस हो रहा था कुछ। और सलाइन में आईवी लगा के रखी थी। आईवी की वजह से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, ना पैर का हो रहा था, ना पेट का हो रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे आवाज़ तो मेरे को गूंजती नज़र आ रही थी, जैसे कोई भी बोलेगा तो डबल आवाज़ आती थी, क्योंकि जो ब्लीडिंग तो की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होता। अच्छा। तो उसके बाद जब अंदर लेके गए ओटी में, और फिर मैं ये हो गया, कोमा में चला गया। 7 दिन के बाद जब मुझे होश आया, तब तक मेरी फैमिली मुझे देखने के लिए गुवाहाटी आई थी। गुवाहाटी आ गई थी। जी, मेरी वाइफ आई थी, मेरे मामा जी आए थे, मेरी मम्मी आई थी, और मेरे जो ये बच्चे थे, उस टाइम पे मेरी लड़की थी 4 साल की और लड़का था 2 साल का। अच्छा। और उनको छोड़ के मेरी वाइफ वहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मुझे एक्चुअल हुआ क्या है। जैसे ही मैं आपको ये बताना भूल गया कि जब मैं इम्फाल में जब एडमिट हुआ
तो इम्फाल ने क्या किया, तुरंत टेलीग्राम बनाया। उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, इसलिए उन्होंने टेलीग्राम बनाया और उन्होंने टेलीग्राम अपने घर में मेरे वाइफ को बताया कि इनको इतनी इतनी गोलियां लगी है और ये DI लिस्ट पर है, डेंजर लिस्ट पे है। और ये पहले दिन की बात जो मैं इम्फाल में था। उसके बाद दूसरे दिन की बात जो है 22 तारीख की, क्योंकि 20 को ये ऑपरेशन हुआ था, 21 को मैं जो इम्फाल में था, 22 को मैं गुवाहाटी में पहुंचा। जैसे ही मैं गुवाहाटी में 22 तारीख को जब पहुंचा तो 22 तारीख को गुवाहाटी हॉस्पिटल ने तुरंत 3 टेलीग्राम भेजे कि इनके लेफ्ट पैर उनका एम्प्यूट हुआ है, उनके राइट पैर में भी गोलियां है और पेट में गोली है और ये DI लिस्ट पे जिएंगे या मरेंगे पता नहीं, आप तुरंत आ जाओ। घर पे ये मैसेज ये टेलीग्राम से भेज दिया। कितने टेलीग्राम किए? ये 6 टेलीग्राम गए उनके 6 टेलीग्राम गए? टेलीग्राम गए। और उस टेलीग्राम में मेरे वाइफ को ये पता नहीं चला, उनके उसके ऊपर ऑफ इमीडिएट लिखा हुआ है। अच्छा, इमीडिएट का मतलब ये ऑपरेशन में है और ये इमीडिएट आप तुरंत आने के लिए। और ये जो कोड वर्ड जो है मेरे ससुर जी है उनको मालूम है, क्योंकि वो भी सूबेदार से रिटायर्ड है। अच्छा, उन्होंने मेरे वाइफ ने उनको बता दिया पिताजी ऐसा ऐसी बात है। और मैंने 4 दिन पहले जब बात की थी उन्होंने बोला मुझे फुटबॉल में लगा हुआ है और आज टेलीग्राम ऐसा आया है कि बोलते हैं कि उनको गोलियां लगी है। तो वो तुरंत आ गए और उन्होंने पढ़ा तो उनको पता चल गया कि बोला ये ऑपरेशन में है और ऑपरेशन में लगा हुआ है उनको। उन्होंने तुरंत बाय एयर से गुवाहाटी पहुंच गए। वो गुवाहाटी पहुंचने के बाद तब तक तो मैं कोमा में था। 7 दिन वो उनको आने के बाद मैं 5 दिन मैं कोमा में था। जब अच्छा, फैमिली 5 दिन तक इंतज़ार करती रही कि होश में आ जाएगी। और मेरे यूनिट के CO साहब ने और मेरे जितने भी जो मेरे चाहने वाले मेरे बंदे थे, मेरा यूनिट के जितने भी मेरे कमांडोज थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना स्थल जो बोलते हैं उसका मंदिर, सर्वधर्म स्थल मंदिर है हमारे यूनिट में, वहाँ पे जाके सभी ने प्रे की मेरे लिए, मतलब मंदिर का किया और मेरे लिए सभी ने प्रार्थना की। और आज आपके साथ में बैठा हुआ हूँ, उनकी सब की, आप पूरे देशवासियों की दुआओं की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, आज आपके पास बोल रहा हूँ। ये जब खबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को जब पता चली तो उन्होंने मुझे 26 जनवरी 2006 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया। और एक गर्व की बात मुझे ये लगती है कि ऐसे ही मिसाइल मैन ने जब मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के बोला कि आप मेरे साथ डिनर कर सकते हो। अच्छा, तो मुझे लगा कि मुझे भगवान मिला है और भगवान मुझे पूछ रहा है कि आप मेरे साथ बैठ सकते हो। तो मैं तो कृतज्ञ हो गया हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है कि मैंने अपने देश के लिए अपना एक पैर गंवाया है। लेकिन जिस मिसाइल मैन ने मुझे जो पूछा तो मैं अभी भी उसी के मोराल की वजह से मैं आज जिंदा हूँ कि मैं, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी भगवान ने जैसे आवाज़ देते वैसा वो मेरे लिए भक्त के लिए एक आवाज़ था कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने मुझे ये पूछा। देखिए, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा आदर अगर मिले तो इंसान अपना दर्द, अपनी तकलीफ भूल जाता है। और ये शरीर, ये देखिए इतने सब मेडल्स, ये ब्लेज़र और ये जो चेहरे पे जो नूर है ना, ये सिर्फ एक सैनिक के चेहरे पर हो सकता है। इनके शरीर पर लगभग 1 दर्जन गोलियां, 11 गोलियां, लगभग 1 दर्जन गोलियां, 12 गोलियों में 1 गोली कम, वो शरीर पर मतलब आकर शरीर को छेद दिया था। एक पाँव पूरा ख़त्म हो गया, दूसरा पाँव बुरी तरह से घायल हुआ, पेट में कई गोलियां लगी। उसके बावजूद इस आदमी को ये जज्बा रहा कि नहीं, मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। और जब इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने इनके कंधे पे हाथ रख के ये कहा, देखो ये प्यार से उन्हें मिसाइल मैन कह रहे हैं, ये भी इनका आदर है, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा कि आप मेरे साथ डिनर करेंगे। तो ये सचमुच में इन्हें लगा कि जैसे मेरी जो भी मैंने कुर्बानी दी शरीर के अंगों की, वो जैसे उसकी पूर्ति हो गई। छोटा सा आदर देखिए कितने बड़े बड़े दुख और तकलीफ को भुला देता है। ये एक जवान का जज्बा है, और जवान भी भारतीय जवान। मैं बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अंग्रेज़ों के समय पर
हमारे भारतीय सैनिक युद्ध करते थे दुश्मन देशों से, महीनों महीनों वो बॉर्डर पे पड़े रहते थे, ना खाना पहुंचता था, ना कोई उन तक कोई और रसद पहुंच पाती थी। तो दुश्मन देशों के, क्योंकि दो सैनिकों में कभी दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी होती है देशों में। तो वो जब भी आपस में जब उनका कोई शांति होती थी तो वो पूछते थे कि तुम लोग इतने महीनों तक बिना रोटी खाए, बिना कुछ किए कैसे यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा के बॉर्डर पे पड़े रहते हो। तो एक भारतीय सैनिक ने कहा था कि देखो हमारी जेब में ये चने रहते हैं, ये चने हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं, और इन लोगों के दिल में वो घोड़े वाली ताकत और वो जज्बा है जो सचमुच में इन्हें और इनकी वजह से इस देश के हर नागरिक को जिंदा और गौरवान्वित महसूस कराता है। सच मैं यही कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि इस महान व्यक्ति का मैं इंटरव्यू कर पाया। मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ ऐसे अद्भुत सवाल पूछ पाया होऊंगा। बाकी जनरल क्वेश्चंस बहुत सारे करते रहे हैं, लंबा पत्रकारिता का कैरियर रहा है, लेकिन आज मुझे लगा कि इतने वर्ष मैंने भी बेकार नहीं गंवाए। एक ऐसे महान कमांडो, देश के इतने अद्भुत जवान के साथ मैंने बात की, सच में मेरा भी जन्म सफल हो गया। मैं मधुसूदन सुरवे जी को एक बार फिर से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं, और मेरी तरफ से बस यही विनती है कि आप अपनी ये महान संस्मरण इनसे देश के हर नागरिक को ऐसे ही अनुग्रहित करते रहें। हमें और आपको इनसे सीख लेनी चाहिए कि एक सैनिक कितना संघर्षपूर्ण जीवन जीता है। उसे अपने परिवार, अपने घर और अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है मेरा देश, बस। और इसके लिए ही वो जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत की बात।